गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हिस्ट्री के लेसन 1 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके रिगार्डिंग मैं आपको आज 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। सबसे पहले इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस को आप जो सीरीज में रखेंगे सबसे पहले लास्ट करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड लास्ट और उसके बाद में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे करेंगे। ओके, अब मैं आपको इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी बच्चे इस पीडीएफ को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनें, ये आपको लर्निंग वर्क में भी हेल्प करेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की व्याख्या कीजिए। देखेंगे जर्मनी का एकीकरण, द प्रोसेस ऑफ जर्मन इंटीग्रेशन वाज कंप्लीटेड इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि जर्मनी का जो एकीकरण था वो विभिन्न चरणों में पूरा हुआ था, जिसका विवरण निम्नलिखित दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज देखते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जर्मन वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स। 18वीं शताब्दी में जर्मन स्टेट जो था वो बहुत से राज्यों में बटा हुआ था, पुरुषिया, बेवारिया, सैक्सनी एट्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज वेरी लो। जर्मनी का 18th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट था वो बहुत धीमा था या मंदा था। ऑन द वेक ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्र की जागृति होने के कारण पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ जर्मन स्टार्टेड रेजिंग द डिमांड फॉर इंटीग्रेशन, यानी कि जर्मन के लोगों ने जर्मन के एकीकरण को एक करने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। 1815 ईस्वी में विद ऑस्ट्रिया द जर्मन स्टेट ट्राइड टू एस्टेब्लिश ए जर्मन फेडरेशन। ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के जर्मन ने एक फेडरेशन बनाया। इन फ्रैंकफर्ट ए नेशनल पार्लियामेंट वाज कन्वेंड, एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इस्टेब्लिश की गई विच वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रैंकफर्ट के अधीन एक संविधान बनाया गया। बट दिस पार्लियामेंट कुड नॉट अचीव सक्सेस ड्यू टू ऑस्ट्रिया अपोजिशन। ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण ये संसद अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी। सेकेंड स्टेज, आफ्टर द फेलियर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज नॉट डन एज ए डेमोक्रेसी बट बिस्मार्क सपोर्टेड यूजिंग मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी। बिस्मार्क ने जैसे ही उस आफ्टर द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति के असफल हो जाने के बाद, द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन, यानी कि इटली के एकीकरण का जो कार्य था वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक रूप से पूरा नहीं हो सका। बिस्मार्क ने सहयोग दिया अपनी कूटनीति से, अपनी सैन्य व्यवस्था का उन्होंने सहयोग किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। बिस्मार्क completed the work this integration by his blood and iron policy। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने में लौह एवं रक्त की नीति का प्रयोग किया। इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में द फर्स्ट वार टुक प्लेस बिटवीन पुरुषिया एंड डेनमार्क। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण को लेकर के जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को पुरुषिया और डेनमार्क के मध्य लड़ा गया, जिसका जो लेड बाय बिस्मार्क, जिसका नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। विच पुरुषिया वॉन, इस युद्ध में पुरुषिया की विजय हुई, और एंड रिसीव्ड द रीजन ऑफ द शेल्विंग, और उन्हें क्या प्राप्त हुआ? शेल्विंग राज्य प्राप्त हुआ। थर्ड स्टेज, 1866 ईस्वी में पुरुषिया और जर्मनी फोर्ट विद ऑस्ट्रिया। पुरुषिया और जर्मनी मिलकर के ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ते हैं। आफ्टर द विक्ट्री इन दिस वार मैनी कंट्रीज लाइक हैनोवर, होस्टीन, लग्जमबर्ग
कैसल एंड फ्रैंकफर्ट जॉइंट प्रूसिया, इन सब देशों ने मिलकर के प्रूसिया को ज्वाइन किया। द इम्पैक्ट ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन जर्मनी हैड एंडेड फॉर एवर एंड इट वॉज ऑल्सो ईजी फॉर जर्मनीज इंटीग्रेशन। इसके कारण क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण आसान हो सका। फोर्थ स्टेज 1870 ईस्वी में। स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्ट हिंदी भी बता देता हूँ, इस बात का ध्यान रखें, बहुत गौर से मेरी वीडियो को आप देखें। 1870 ईस्वी में जर्मनी हैड ए फायरसी बैटल विद फ्रांस। जर्मनी का फ्रांस के साथ बहुत ही भीषण युद्ध होता है 1870 ईस्वी में। विच फ्रांस हैड टू फेस डिफीट, जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना देखना पड़ा। एंड द इम्पोर्टेंट स्टेट्स ऑफ अलास्का एंड लॉरिन वर स्नैच्ड फ्रॉम इट, और अलास्का और जो लॉरिन स्टेट्स हैं वो उससे छीन लिए गए। इंस्पायर्ड बाय दीज विक्ट्रीज, इन विजय से प्रेरित होकर द रिमेनिंग जर्मन टेरिटरीज ऑल्सो जॉइंड जर्मन फेडरेशन एंड द रूलर ऑफ द प्रूसिया वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ यूनाइटेड जर्मन इन 1871, जिस कारण जर्मनी का एकीकरण 1870 में संभव हो सका। 10 इस प्रकार द वर्क ऑफ यूनिफिकेशन वाज कंप्लीटेड इन 1871 बाय बिस्मार्क एफर्ट्स। 1871 ईस्वी में बिस्मार्क के प्रयासों के बावजूद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ वियना ट्रीटी। वियना की जो संधि थी उसके क्या उद्देश्य थे, उसकी व्याख्या कीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट हैड मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दी बाउंड्रीज ऑफ द यूरोप। नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए यूरोप की सीमाओं के साथ। एंड द स्टेट मैप ऑफ यूरोप बाय हिज विक्ट्री, और ये यूरोप का जो मानचित्र है ये उसकी विजय पताका को दर्शाता है। सो वैन आफ्टर डिफीटिंग इन दी बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, जैसे ही 1815 में वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो जाती है, नेपोलियन वाज सेंट टू सेंट हेलेनाज आइसलैंड एंड दी लुइस 16 ब्रदर, और वो सेंट हेलेना को और लुइस 16 को भेजता है। काउंट ऑफ प्रोविंस बिकेम दी हेड ऑफ द फ्रेंच थ्रोन एज लुइस 16, और काउंट ऑफ जो प्रोविंस जो था वो शासक बन जाता है, यानी कि वो फ्रांस के सिंहासन पर बैठ जाता है लुई 18 बन करके। देन द प्रॉब्लम एरोज, यहाँ से समस्या खड़ी हो जाती है। बिफोर द पॉलिटिशियन दैट हाउ कुड द रिजोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच बॉर्डर्स एंड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मैप ऑफ यूरोप वाज पॉसिबल, जिस कारण यूरोप के मानचित्र को दोबारा से संगठित किया जाना संभव हो सका। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए द कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स वाज हेल्ड इन ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना, और ये यूरोप स्टेट्स था उसमें ऑस्ट्रियन कैपिटल में वियना की एक संधि होती है। मेंबर्स ऑफ वियना कांग्रेस, देखते हैं मेंबर ऑफ वियना कांग्रेस कौन कौन थे। ओके स्टूडेंट्स, इन वियना कांग्रेस लॉर्ड क्लासरी एंड लॉर्ड वेलेजली फ्रॉम इंग्लैंड, एम्परर फ्रेडरिक विलियम III, हम्बोल्ट बैरनबॉन स्टाइन एंड हार्डनबर्ग फ्रॉम प्रूसिया, अलेक्जेंडर फर्स्ट एंड नेसेलरोड फ्रॉम रशिया, फ्रांसिस सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर सभी स्टेट से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स शो कर रहे हैं। एंड मैटरनिक फ्रॉम ऑस्ट्रिया, मैटरनिक को बहुत ध्यान से रखेंगे। ट्रायलॉ एंड पॉप कार्डिनल सैल्वी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, इसमें फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। participated a part of these rulers of states of Sweden, Denmark, Holland, Bavaria and बर्टमबर्ग एट्सेट्रा एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, यानी कि विभिन्न देशों के जो बौद्धिक वर्ग से लोग थे उन्होंने भी इसमें सुचारू रूप से पार्टिसिपेट किया वियना कांग्रेस के सम्मेलन में। द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय एन ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक एंड होल एक्सपेंडिचर वाज
मेड बाय फ्रांसिस सेकंड। फ्रांसिस सेकंड ने इन सब पर पूरे खर्चे को वहन किया। अब देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी? सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ पीस इन यूरोप। सबसे पहले यूरोप के अंदर शांति की समस्या थी। प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग दी बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। फ्रांस के साथ में जो भौगोलिक स्थिति को लेकर के, जो भौगोलिक सीमा को लेकर के विवाद था वो था। रिकॉग्निशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स को लेकर के लोगों को एक डाउट था। द पनिश दी एलाइज ऑफ फ्रांस, यानी कि जो फ्रांस के साथ संधि थी उसको पनिश करना। द डिक्रीज ऑफ फ्रांस मिलिट्री पावर, फ्रांस अपनी सैन्य शक्ति को कम करे। टू पनिश फ्रांस, फ्रांस को दंडित किया जाए। द एस्टेब्लिश ए पावर बैलेंस इन यूरोप, यूरोप के अंदर एक शक्ति का एक संतुलन रहे। द इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, चर्च के प्रभाव को बढ़ाया जाए। टू डिस्ट्रक्ट द रिवोल्यूशनरी एलिमेंट्स, और क्रांतिकारी लोगों का दमन किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको सबसे पहले करना होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपनी फेयर कॉपी में। ओके, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस 5 मई 1789, 1789 को 5 मई को फ्रांस की क्रांति हुई थी। द मेन कॉजेज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वर फॉलोइंग, फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल कॉजेज, दी रूलर्स ऑफ फ्रांस वर वॉलेंटरी एंड एरिस्टोक्रेटिक। जो फ्रांस के जो शासक थे वो निरंकुश थे, ऐच्छिक थे। दे बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ द किंग्स डिवाइन अथॉरिटी, वो राजा के दैवत्य सिद्धांत में विश्वास रखते थे। सो दे यूज्ड टू वर्क विदाउट वरीइंग अबाउट द हैप्पीनेस एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल, वो लोगों के इंटरेस्ट के बिना ही कोई भी काम आसानी से कर देते थे। यानी कि वो जो भी काम करते थे उस काम में उन्हें लोगों का इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं होता था। दे यूज्ड टू इम्पोज न्यू टैक्सेस ऑन देयर पीपल एंड स्पेंट द अमाउंट कलेक्टिंग एज टैक्स, यानी कि वो जितने भी पैसे को अपने ऊपर खर्च करते थे उस पैसे को वो कॉमन पीपल से टैक्स के रूप में वसूल करते थे। ऑन देयर लग्जरी, अपने आराम के ऊपर, यानी कि जितना भी टैक्स आता था उस टैक्स से ये लोग अपने मज़े करते थे। इवन देयर वाज नॉट एन इक्वल लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, और ये रूल समान रूप से लागू नहीं था पूरे देश के अंदर। इन दिस वे, इस तरह से द पीपल ऑफ फ्रांस वर ओवरवीम्ड विद द अरिस्टोक्रेसी ऑफ द रूलर्स, और उन्होंने एक शासन तंत्र का दिल से स्वागत किया था, परंतु उन्होंने किंगशिप ऑफ डिवाइन अथॉरिटी का विरोध किया था। अगला है सोशल कॉज। सोशल कॉज में पास्टर क्लास का मतलब होता है जो मिडिल क्लास होता है, एक तरह से देखेंगे जो चर्च से संबंधित होता है। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू देयर सेक्शंस। द फर्स्ट क्लास दे वर दी मोस्ट सीनियर प्रीस्ट ऑफ कैथोलिक चर्च, यानी कि जो पास्टर क्लास था उसमें सबसे पहले जो कैथोलिक चर्च थे, कैथोलिक चर्च के जो अधिकारी होते थे, ठीक है, जो उसमें सीनियर पुजारी होते थे उन्हें कहते थे हम पास्टर, ठीक है। एट दैट टाइम, उसी समय कैथोलिक चर्च वर्कड एज ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन, उसी समय पर कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था बन गया था। इट हैड द राइट टू इम्पोज ए टैक्स नेम्ड टिथ, उन्होंने टिथ नाम के एक टैक्स का प्रचलन किया। एंड इट कलेक्टेड 10% ऑफ द पीजेंट्स इनकम, यानी कि मजदूरी की इनकम से ये 10% टैक्स लिया करते थे। इट हैड मैनी अदर राइट्स ऑल्सो, और इन्हें बहुत से अधिकार भी प्राप्त थे। एलिट क्लास, इसको बोलते हैं एलिट क्लास, यानी कि ये साधन संपन्न वर्ग था। दी फ्यूड्स, यानी इसके अंदर सामंत आते थे। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, यानी कि जो रॉयल फैमिली के जो सीनियर मेंबर्स हैं और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो इसमें आते थे। वर इंक्लूड इन दिस क्लास, इस क्लास में वो लोग शामिल थे। दे ऑल वर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, ये सभी प्रकारों के जो करों से मुक्त थे। दे हैड एन एक्सक्लूसिव राइट टू हायर पीपल फॉर बेगार
टू टेक गिफ्ट एट्सेट्रा, और ये लोगों से गिफ्ट लेते थे फ्रॉम द पीपल। दे यूज टू एक्सप्लॉइट दी मासेस बाय यूजिंग देयर मैनी प्रिविलेज, और ये लोगों का शोषण करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। पब्लिक सेक्टर, अंडर दिस क्लास जनरल पब्लिक वाज इन्वॉल्व, इसके अंदर सामान्य जनमानस लोग आते थे। वर्कर्स, फार्मर्स एंड जनरल एजुकेटेड क्लास ऑल्सो केम अंडर दिस क्लास, इस क्लास में साधारण और पढ़े लिखे लोग आते थे। द रिच एंड एजुकेटेड क्लासेस दैट केम टू दिस सेक्शन हैड नो स्पेशल राइट्स थ्रू दिस क्लास class was rich and educated, but it had no right to participate in the government, while less educated and less wealthy elite had this right, यानी कि पढ़े लिखे लोगों को भी इसमें कोई राइट नहीं होता था। फ्रॉम दिस मिडिल क्लास डेंसली एजुकेटेड पीपल ऑफ फ्रांस, मिडिल क्लास में जो अधिक पढ़े लिखे लोग थे या अधिक शिक्षित लोग थे, ऑलवेज केप्ट हॉस्टाइल टुवार्ड्स देम, देयरफॉर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द थर्ड क्लास फुल्ली सपोर्टेड इट व्हेन द रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, यानी कि जो फ्रांस का जो एजुकेटेड वर्ग था वो एन मास पॉपुलेशन ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे क्रांति का प्रारंभ होने लगा। फाइनेंशियल कॉजेज, एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजर, फिजूल खर्ची से क्या होता है, राजकोष जो है खाली होने लगा। ड्यू टू नो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्रोल, फ्रेंच गवर्नमेंट यूज टू स्पेंड आर्बिट्रेरली ऑन दी कोर्टरीज, लग्जरी एंड वार्स, ये लोग जो है अपने आरामदायक वस्तुओं पर और युद्ध में निरंतर पैसे को खर्च करते रहते थे, जिसके कारण क्या होने लगा, फ्रांस का जो राजकोष है वो निरंतर खाली होने लगा। फ्रांसिस ट्रेजरी बिकेम वेकेंट, देखो मैंने भी कहा था ना, फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली होने लगा। बट किंग एंड क्वीन वर स्टिल नॉट बैरिड फ्रॉम देयर लग्जरीज एंड एक्सपेंडिचर, परंतु फ्रांस के राजा और रानी ने अपने ऐशो आराम को नहीं छोड़ा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पब्लिक ड्यू टू द ग्लोरी ऑफ द कोर्ट एंड लग्जरी फॉर द हाई क्लास पीपल एंड long standing wars, various types of taxes of general public were imposed and their recovery was done forcefully, यानी कि आम जनमानस से जबरन टैक्स वसूला जाता था, जिसके कारण फ्रांस के लोगों में एक असंतुष्टता की भावना जन्म लेने लगी। अब अगला जो हेडिंग है हमारा, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस फॉर अपर क्लास, यानी कि अपर क्लास पर कोई भी टैक्स नहीं होता था। नो टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन अपर क्लास एंड क्लेर्जी इन फ्रांस, दस यानी कि जो फ्रांस के अंदर साधन संपन्न वर्ग था उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होता था। दोज हु वर एबल टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्सेस वर केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल टैक्सेस, यानी कि जो लोग इस टैक्स को आसानी से दे सकते थे वही लोग इसमें करमुक्त कर दिए गए। वाइल द जनरल पब्लिक वाज बीइंग बर्डन विद द टैक्सेस, और आम जनमानस पर इस तरह के करों का बोझ लाद दिया जाता था। इफेक्ट ऑफ व्यू ऑफ फिलोसफर्स एंड राइटर्स, condition like France was prevalent almost in all the countries of Europe, yet the revolutionary idea of philosophers, यानी कि किसी भी क्रांति को आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो है वो मूव करती है, एन मास पॉपुलेशन को वो इंस्पायर करती है। Writers of France resulted in the first revolution in France. The idea of the writer and philosophers of France had planted the spirit of revolution among them. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Quincy, Diderot etc. इन सभी फिलोसफर्स ने मिलकर के फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। फिलोसफर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन फ्रेंच रिवोल्यूशन, फिलोसफर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फ्रांस की क्रांति में। द इमीडिएट कोज ऑफ द रिवोल्यूशन, इमीडिएट कोज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज टू कॉल द सेशन ऑफ एसिस्टेट्स जनरल, इसमें क्या होता है, फ्रांस की जो इमीडिएट कॉजेज है उसमें बाद में फ्रांस को कहा गया कि उसके बाद के काल को एसिस्टेट जनरल के हवाले कर दिया गया। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री रिजल्टिंग हिज फाइनेंस मिनिस्टर कैलोन लुइस 16
डिसाइडेड टू इम्पोज ऑन द पब्लिक, यानी कि उन्होंने भी क्या किया, लुई 16 ने भी आम जनमानस पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए। एज ओनली दिस इंस्टीट्यूशन कुड पास न्यू टैक्स प्रपोजल्स, द डेट ऑफ invocation of the States General was fixed on 4th May 1789. But in France there was the first administration was prepared. So the invocation of the States General flared up people's emotions and 5th May 1789 the revolution erupted, और जिसके कारण 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति हो गई। देखा जाए तो ऑल ओवर इसमें जो टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर के एक बहुत बड़ा इशू दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये वर्क आप अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। गुड बाय।